स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हम लोगों ने देखा कि किसी भी संस्था के द्वारा तय किए जाने वाले स्ट्रेटजी में फंडामेंटली 3 तत्व सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम करते हैं। पहला, डायनामिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। डायनामिक्स ऑफ इन्वायरमेंट से तात्पर्य यह है कि वह बिजनेस इन्वायरमेंट जो लगातार चेंज होता रहता है और चेंज होने के साथ साथ उसमें हमेशा यह चेंज कुछ विवशताएं पैदा करता है जो रेगुलर नहीं होता है, जो कभी बहुत इंटेंसिव, कभी बहुत स्लाइट और कभी बहुत एब्रप्ट, कभी कभी डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मतलब सारी चीजों को बदल डालने वाला। जैसे कोरोना महामारी का आना एक बहुत डिसरप्टिव इन्वायरमेंटल चेंज कहलाएगा, जिसने हमारे रहने, जीने, खाने पीने, उठने बैठने और यहाँ तक कि व्यवसाय करने के रंग ढंग को भी पूरी तरह से बदल दिया और आने वाले समय में और भी ज्यादा बदलने वाला है। तो इन्वायरमेंट जो पल प्रतिपल परिवर्तित होता है, जिसके परिवर्तन की कोई पूर्व निर्धारित प्रकृति या दिशा या गति या बारंबारता नहीं तय की जा सकती है, और वह परिवर्तन जो अनेकों बार बहुत अनदेखी या जिसका हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, ऐसे परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। दूसरा, इस इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों के कारण प्रत्येक संस्था में उसकी प्रकृति के हिसाब से जो विवशताएं पैदा होती हैं, जो प्रतियोगियों का और कस्टमर्स का बदलता व्यवहार है, प्रभाव है। और तीसरा, इन दोनों के मध्य लीडरशिप का इंटरेक्शन कैसे होता है। जो टॉप लीडर हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो किस प्रकार इनसे रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा हर लीडर का या ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ के लोगों का एक व्यवहार होता है, संस्था की एक पर्सनालिटी होती है जो वहाँ के लोगों और कर्मचारियों की पर्सनालिटी से इंटरैक्ट करती है। इन्हीं के मध्य यह तीनों फैक्टर, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्पेशलिटीज और लीडरशिप, इन तीनों का इंटरैक्शन ही दरअसल स्ट्रेटजी के स्वरूप, स्ट्रेटजी के निर्धारण करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला होता है। इसके अलावा भी अनेक फैक्टर्स गाहे बगाहे, कम थोड़ा या इधर उधर से निश्चय ही प्रभावपूर्ण होते हैं, जिनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन पिछली कक्षाओं में किया है। इसी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बाद, यानी ये तो प्रक्रिया हो गई, अब इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए कई तरह के स्ट्रेटजीज हमारे सामने हो सकते हैं। लेकिन किसी भी संस्था को ये कई तरह की स्ट्रेटजीज में से कोई एक स्ट्रेटजी ही फाइनली सेलेक्ट करना होता है और उसी को सेलेक्ट करके इंप्लीमेंट करना होता है। अब दूसरा मैनेजरियल चैलेंज जो स्ट्रेटजी को लेकर के हम बताते हैं कि स्ट्रेटजी के अनेक अल्टरनेटिव कोर्स हो सकते हैं, जिसको कि हम अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी के नाम से पुकार रहे हैं। यानी किसी भी एक विजन, मिशन, गोल को हासिल करने के लिए
कई प्रकार के स्ट्रेटजी कलेवर हम तैयार कर सकते हैं। यानी स्ट्रेटजी फार्मूलेशन तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम विभिन्न प्रकार के स्ट्रेटजी, जैसे हमें अपना नया मोबाइल बेचना है, चाहे तो शहर शहर सप्लाई करके अपने डीलर से बिचवा लें, चाहे तो उसको ऑनलाइन बिचवा लें। ऑनलाइन बिचवाने में बहुत सारे खर्चों की बचत होती है, उसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है, विक्रेता को कमीशन नहीं देना है, तमाम मीडिएटर्स का पैसा बच जाना है, जहां बिकना है वहां के खर्चे बहुत कम हैं, तो ऑनलाइन जाहिर तौर पे सस्ता रखा जा सकता है। लेकिन अगर 500 रुपया वाला मोबाइल है जिसको खरीदने वाले लोग बहुत गरीब लोग होते हैं, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम उचित नहीं होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन जाते ही नहीं है। या हम दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और डीलरशिप के माध्यम से। या अभी रिसेंटली शुरू हुआ फ्लैश सेल्स, केवल 10 मिनट का टाइम खुलेगा, या तय होगा कि 25 दिसंबर को 12 बजे दिन में अमुक मोबाइल का विक्रय शुरू होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे, जो पहले आएगा खरीदेगा उसको मिल जाएगा। और भारत में कुल 50,000 इकाई चाइना से आया है। मान लीजिए चाइना का MI10 है, तो 50,000 इकाई 5 मिनट के अंदर बिक जाने वाला है। यानी अगर उसकी बहुत डिमांड है, पहले से उसका खूब विज्ञापन किया गया है, बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो पता चला 5 मिनट में ही, यानी बहुत जल्दी विक्रय भी हो गया, आपका पैसा भी खाली हो गया, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो तुरंत निकल गया। लेकिन ये फ्लैश सेल्स कुछ ही दशाओं में हम कर सकते हैं, जब आपका प्रोडक्ट पहले से बहुत लोगों के बीच पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उसे खरीदार हैं, खरीदने वालों में ही कंपटीशन है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहां बहुत सारे लोग पहले से रजिस्टर्ड है, जहां बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ऐसी सुविधा मौजूद है जिसके माध्यम से फ्लैश सेल्स के माध्यम से बिक्री हो सकती है। तो अब इनमें से कौन सी विधि अपनाएंगे, या कई बार कई विधियों के कॉम्बिनेशंस भी हम अपनाते हैं, कौन सा ठीक रहेगा, किससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा ही लगभग सभी स्ट्रेटजीज की दशा में पॉलिसी मेकर्स या कॉरपोरेट लेवल पे खास करके स्ट्रेटजी फार्मुलेटर्स या पॉलिसी मेकर्स या जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनके सम्मुख यह चुनौती होती है कि हम वास्तव में अनेक उपलब्ध विकल्पों में से जो स्ट्रेटजी लागू करने के हैं या स्ट्रेटजी फार्मुलेट करने के हैं, उनमें से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा हमारे लिए, विच वन विल बी बेस्ट। अब अगर हम यह सोचें, भाई अलग अलग गोल के हिसाब से अलग अलग अल्टरनेटिव्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने एक सेल्स का उदाहरण दिया, सेल्स में किस प्रकार के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। किसी कंपनी को मान लीजिए कि उसको बहुत एक्सपेंड करना है, बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, ऐसा मान लीजिए सोलर बल्ब इजाद हो गया, पहले पीला वाला बल्ब बनता था, तो पीला वाला बल्ब की जगह पे CFL वाला बल्ब आया, फिर पीला वाला बल्ब की जगह पे CFL क्यों आया, CFL इसलिए आया कि उसमें बिजली की बचत होती है। पीला वाला बल्ब का लाइफ 100-200 साल रहा, 200 साल रहा। उसके बाद ट्यूबलाइट आ गया था, लेकिन ट्यूबलाइट महंगा होता था, बल्ब 10 रुपए का मिल जाएगा और ट्यूबलाइट 500 रुपए में मिलेगा, तो बहुत कम लोग, यानी ट्यूबलाइट एक लग्जरी हुआ करता था, तो ट्यूबलाइट इस दौड़ से बाहर है। बल्ब के बाद CFL भी लगाने वाले लोगों ने करोड़ों रुपया लगाया होगा, तब CFL की कंपनी लगी होगी। और CFL की कंपनी जब लोग करोड़ों रुपए लगा करके खड़ा किए होंगे, तो उनके दिमाग में रहा होगा कि करोड़ों रुपया विनियोजन करके कम से कम 20-25 साल तो कमाई होगा करेगा। और CFL भैया 5 साल में आउट ऑफ डेट हो गया, ऑब्सोलीट टर्म आप पढ़े हैं ना, ऑब्सोलीट हो गया, उसके जगह पे LED आ गया। ठीक है, LED भी जब आया तो बहुत सारे लोग पैसा लगा करके LED की फैक्ट्री लगाए होंगे आशा करके,
ठीक उसी तरह से जब मॉल कल्चर आया तो दुकान बनाने में तो 10-20 लाख लगता था, मॉल बनाने में 50-70-80 करोड़ लगता था। लेकिन मॉल भी जैसे ही ऑनलाइन आया वैसे ही मॉल में जाना लोग कम कर दिए, ऑनलाइन खरीदना बेहतर। तो ये सब डिसरप्टिव चेंजेस हैं। डिसरप्टिव माने कि ऐसा कोई विकल्प आ जाना जो पिछले विकल्प को एकदम से नेस्तनाबूज कर दे, मारी डाले, उसका अस्तित्व खत्म कर दे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो पुराने टेक्नोलॉजी पर खराब असर डालती है। पुराना टेक्नोलॉजी या तो चलता रहता है या तो खत्म हो जाता है। पहले के जमाने में भले टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए फिर भी लोग पुरानी टेक्नोलॉजी वाला भी प्रोडक्ट चलाते रहते थे। साइकिल के एक से एक रूप आए, नए नए रूप, स्कूटर भी आ गया। लेकिन ये नहीं हुआ कि स्कूटर साइकिल को मार डाले, ठीक है ना। लेकिन 2 गियर वाला स्कूटर आया तो 4 गियर वाला स्कूटर को मार डाला। किक स्टार्ट वाला स्कूटर खत्म हो गया। धीरे धीरे बटन से स्टार्ट होने वाला ही सभी लोग प्रीफर करने लगे। हो सकता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ जाए तो ये बटन वाला और पेट्रोल वाला भी एकदम खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें पैसा आधा लगने लगेगा। 2 स्ट्रोक इंजन पहले होता था। जब हीरो होंडा का 4 स्ट्रोक इंजन आया तो 2 स्ट्रोक वाला इंजन खत्म हो गया, क्योंकि उसका माइलेज कम था। बजाज सुपर, चेतक, ये सब स्कूटर हवा हो गया ना, हवा हो गया मतलब खत्म हो गया। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो पिछले टेक्नोलॉजी को मार डाले, खत्म कर दे, वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहलाती है। और उदाहरण, टीवी पहले कुब्बड़ वाला आता था वही स्क्रीन भी होता था। 10 साल पहले कहीं पतला सा टंगा हुआ या कहीं रख दो ऐसा एलईडी वाला मॉनिटर दिखाई देता था? नहीं दिखाई देता था। वही कुब्बड़ वाला टीवी या मॉनिटर होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी जब से एलईडी आ गया तब से कोई पूछ रहा है, वो गायब हो गया, कहीं दिखेगा ही नहीं। शायद 5 साल बाद आप खोजने चलेंगे तो बहुत 1 लाख रुपया देंगे तब एक ठो कुब्बड़ वाला मॉनिटर मिलेगा, क्योंकि वो एंटीक हो जाएगा। हाँ, तो एलईडी के मॉनिटर आने का मतलब है, उसको कहेंगे कि ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी। इसने एलईडी कुब्बड़ वाले मॉनिटर को मार ही डाला, एकदम खत्म कर दिया। तो पहले के जमाने में नई टेक्नोलॉजी आती थी, वो पिछली टेक्नोलॉजी को मार नहीं डालती थी, उसकी हत्या नहीं कर देती थी। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नाम नहीं आया था। ये डिसरप्टिव अभी 5-10 साल पहले इस शब्द का इजाद हुआ कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो पिछले टेक्नोलॉजी को या जिस टेक्नोलॉजी के सर पे सवार होकर के वो आया या जिस उद्देश्य से नई टेक्नोलॉजी आई, उसने पिछली टेक्नोलॉजी को बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो ये भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी विशेषता जो पिछले 10-20 सालों में उभर करके आई है। रेडियो आया था पहले, रेडियो वो थर्मोडायनामिक वाला रेडियो आता था कि पहले चालू कर दो तो 5 मिनट गर्माता था, उसके बाद तब कहीं इसमें लाइट एक ठो जलता था, फिर बोलना चालू करता था। हाँ, अब फिर वही रेडियो जो इतना बड़ा आता था पहले, यानी ये 50 साल पहले की बात या 30-40 साल पहले, इतना बड़ा से नीचे रेडियो नहीं आता रहा। और धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, अब तो हेरा गया, मोबाइल में रहता है। कोई जान नहीं पाएगा कि पॉकेट में रेडियो लगे घूम रहे हैं। मोबाइल में, इस मोबाइल में तो 72 चीज आ गया। पहले बातचीत करने के लिए क्या था? फोन था। घर में फोन, ये बात अलग है कि फोन लगवाने के लिए 10 साल का वेटिंग लाइन लगता था। नंबर बुक करा दिए तो 10 साल बाद घर में लगेगा। फोन का एक मतलब था कि ऐसा उपकरण जो बतिया सके, जो दूर बैठे व्यक्ति से बात करवा दे। फोन का विकल्प क्या आ गया? मोबाइल। अब क्या ऐसा कोई मोबाइल जो खाली बतिये करवाता हो बिकेगा? जब तक उसमें एफएम ना हो, जब तक उसमें इंटरनेट ना हो, जब तक वो एसएमएस ना कर पाता हो,
जब तक उसमें व्हाट्सएप न चले, जब तक वो फोटो न खींचे, जब तक वो वीडियो न बनाए, जब तक उस पर गूगल क्लास न हो जाए, जब तक ईमेल न रिसीव हो जाए, इतना चीज अगर नहीं होगा तो वो मोबाइल कहलाएगा नहीं करेगा। कहलाएगा कोई कहलाएगा मतलब कि ऐसा मोबाइल बाजार में आ जाए जो खाली बतियाता हो, बात कराता हो, वो बिकेगा। अब मोबाइल माने है 50 ठो एक्टिविटी जरूर होना, भले उसमें से 1 2 आप इस्तेमाल करें जिंदगी भर और सब इस्तेमाल ना हो, लेकिन खरीदेंगे तब जब वो मिनिमम 50 ठो फीचर रहे। ठीक है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने मोबाइल की या टेलीफोन की परिभाषा बदल दी। हाँ, टेक्नोलॉजी अब तो ऐसा रेडियो किसी काम का नहीं है जिसमें फोटो भी ना दिखाई दे। जब टेलीविजन पॉकेट में लेके आप चल रहे हैं, टेलीविजन ऐप आपकी मोबाइल में है, टेलीविजन भी देख सकते हैं। टेलीविजन भी आउट ऑफ डेट हो गया। टेलीविजन जो दिन चल रहा है देखता है बरस, जल्दी उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। हाँ, यानी ऐसा टेलीविजन जब जौन प्रोग्राम इंतजार नहीं करना, रामायण आएगा तो बीफा से ही बैठे हैं कि अतवार को आएगा 10 बजे। अब ओटीटी चैनल पे अगर खलिहर है तो सच्ची चैनल एक का दिन बैठ के देख ले, एक का बार में। कोई इंतजार नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई लाचारी नहीं। दुइये चीज चाहिए, पैसा पॉकेट में हो और मोबाइल ऐसा हो या उपकरण हो, तो बाकी टीवी उवी न लगवाने की जरूरत है, न सब्सक्राइब करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हैं? चिट्ठी पहले चलता था, न्यू ईयर आ रहा है तो 20 दिन पहले ही से ग्रीटिंग कार्ड सेलेक्ट होने लगता था, दुकान दुकान जा करके। अब सारा ग्रीटिंग कार्ड का दुकान बंद हो गया। पहले तो एसएमएस चला, एसएमएस वाले भी परेशान हो गए, तो न्यू ईयर के 2 दिन पहले ही से रेट 30 पैसा से 1 रुपया हो गया कि 1 रुपया लगेगा, उस दिन और दिन 30 पैसा लगता है। तब तक उधर से दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई, व्हाट्सएप आ गया, एक को पैसा नहीं लगना है। और व्हाट्सएप एसएमएस की तरह खाली मैसेज नहीं जाएगा, उसमें पूरा ग्रीटिंग कार्ड साबुत, और ऐसा ग्रीटिंग कार्ड जो गनवो सुना दे, सनिमो दिखा दे, फोटोवो लग जाए। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। एसएमएस मर गया, अब एसएमएस 100 एसएमएस फ्री हर दिन, कोई एक ठो एसएमएस नहीं करता है। हम कई बार व्हाट्सएप की जगह पे एसएमएस करते हैं, कोई देखबा नहीं करता है, फिर मजबूरन व्हाट्सएप कहते व्हाट्सएप करो, एसएमएस कोई देखता ही नहीं है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो तकनीकी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन तकनीकी का मतलब पहले हम लोग ये समझते थे कोई बात नहीं, नए फैशन का कोट आ गया, लेकिन फिर भी हमारा कोट तब तक चलेगा जब तक फट ना जाए, जब तक खराब ना हो जाए। लेकिन अब तो ऐसा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गया है कि जो ही टेक्नोलॉजी बदला, अगर नहीं बदल दिए तो आप मारे शर्म के, मारे फ्रस्ट्रेशन के मर जाएंगे। उसकी उपयोगिता भी घट जाएगी, किसी काम का भी नहीं रहेगा। तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि इसके ऊपर का भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो अब ऐसी दशा में निरंतर जो स्ट्रेटजी फार्मुलेट करने वाले मैनेजर्स हैं, उनको एक नई चुनौती का सामना जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में है, कि कोई ठिकाना नहीं है कि आज जिस तकनीक को हम दुनिया बदलने वाला कह रहे हैं, या जिसको खरीद के हमको लगता है कि बाजार में हम सबसे ऊपर हो जाएंगे, क्या पता कोई उसके ऊपर की भी कोई तकनीकी आ जाए। हाँ, तो इस तरह से ऐसी तमाम विषम परिस्थितियों में स्ट्रेटजी फार्मुलेट करने से ज्यादा चैलेंजिंग स्ट्रेटजिक चॉइस का है। हम स्ट्रेटजी तो जैसा चाहेंगे वैसा फार्मुलेट कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी फार्मुलेशन इज ऑलमोस्ट अ मेंटल प्रोसेस। वी हैव टू डिजाइन अ स्ट्रेटजी
कीपिंग इन माइंड द विजन एंड मिशन एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर 2-3 साल में, साल भर में, 4 साल में, इट मे बी समटाइम्स फॉर 5 years ऑल्सो। लेकिन धीरे धीरे जैसे तकनीकी का तीव्रता से विकास हो रहा है, बहुत लंबे अवधि के लिए कोई भी स्ट्रेटजी फार्मुलेट नहीं किया जा सकता। अब जब स्ट्रेटजी फार्मुलेशन की तुलना में हम यह कह रहे हैं कि स्ट्रेटजिक चॉइस मतलब जितने भी संभव अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन या पॉसिबल स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, उनको डेवलप करना। डेवलपिंग ऑल द पॉसिबल स्ट्रेटजीज, पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू स्ट्रेटजीज एंड देन सेलेक्टिंग वन बेस्ट स्ट्रेटजी। जैसे आप सोचें कि एग्जाम की तैयारी करनी है, 4-5 स्ट्रेटजी हो सकता है, हा? कि साल भर पढ़ाई करेंगे, जब जब छुट्टियां होगी तब दिन रात जुट के पढ़ाई करेंगे, खाली एग्जामों में पढ़ाई करेंगे, हा? या पढ़ाइया नहीं करेंगे, गनवा लिखेंगे। पहले क्वेश्चन 2-3 बार दोहरा देंगे वही सवाल, जैसे लगे कि हाँ कुछ मतलब की बात हो रही है। उसके बाद बीच में गाना, अब फिर वही सवाल, बात नहीं होगा तो एक दूसरा सवाल भी बीच में डाल देंगे, लगेगा आंसर। तो कई स्ट्रेटजी हो सकता है। स्ट्रेटजी इसमें से आप अपनी क्षमता, आपके लिए जो संभव हुआ न कर पाएंगे, जो संभव नहीं, साल भर पढ़वा नहीं किए, तो कैसे ऐसा स्ट्रेटजी आप बनाएंगे कि हम हर सवाल को बिल्कुल अच्छे से पूरा टाइम लिखेंगे, 1,000 वर्ड लिखेंगे। नई तैयारी है तो एक लाइन में 2 शब्द, दोनों ओर इतना जगह छोड़ के, हाँ लगे 20 पन्ना लिखे हैं या 40 पन्ना कापी है, लगे भर गया है, आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अपने बूते के हिसाब से, अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से, शुरू में जो गोल निर्धारित किए थे उसके हिसाब से, जो भी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना होता है। हम शुरू में ही कह चुके हैं कि एक व्यवसाय और एक व्यक्ति में साइज और स्केल का फर्क होता है। व्यवसाय में उसी समस्या का साइज और स्केल बहुत बड़ा होता है। एक व्यवसाय के लिए समस्या हो सकती है कि कैसे हम एक्सपेंशन करें, कैसे ग्रो करें, कैसे मार्केट शेयर बढ़ाएं, कैसे कोरोना काल में फिर से अपना बिक्री बढ़ाएं, कैसे भाग रहे कर्मचारियों को रोकें, हाउ टू मेक योर एम्प्लॉइज स्टे विथ योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन, एब्सेंटिज्म को कैसे घटाएं, लेबर टर्नओवर को कैसे कम करें, नई बिक्री स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कस्टमर्स के बदलते फैशन को कैसे उनसे कोप अप करें, कैसे और पार्टनर से जुड़ें, कैसे अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड करें। एक्विजिशन, मर्जर, ज्वाइंट वेंचर और अलाइनमेंट, बिजनेस अलायंसेस, या फिर कार्टेल बनाना, कॉम्बिनेशन करना, कौन से ऐसे कोर्स ऑफ एक्शंस आपके मौजूदा चुनौतियों को बेहतर से बेहतर निपटने में कामयाब होंगे। जाहिर सी बात है कि उसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपने रिसोर्सेज, किनको आप कोप अप कर सकते हैं, कितना आपके पास टाइम स्पैन है, क्या आपका गोल है, इन सब तत्वों का प्रभाव पड़ेगा। इन सब को पहले जानना, इन पर किन किन चीज़ों का प्रभाव है, उन प्रभावों में निगेटिव और पॉजिटिव प्रभावों को बैलेंस करना, और इन सब के बाद मूल्यांकन करते हुए, अपने भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए किसी एक स्ट्रेटजिक कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना ही दरअसल स्ट्रेटजिक चॉइस कहलाता है। इसी को हम लोग आगे और विस्तार में देखेंगे नेक्स्ट।